वेलकम टू डीप न्यूरल विजडम। और आज का टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन। ये टॉपिक काफ़ी एवरग्रीन है। ये हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। और आगे अब चलते हैं कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन के पीछे कौन लोग थे। ये नॉर्मन बोरलॉन्ग 1960 में हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट्स बनाया, जिसकी वजह से मैक्सिको में काफ़ी ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन हुआ और इट वाज वेरी सक्सेसफुल इन मैक्सिको। फिर धीरे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को कैरिड फॉरवर्ड किया गया by M.S. Swaminathan. Green Revolution was introduced in India in 1967 to 68 till 1977 to 78. इस वजह से इंडिया जो सेल्फ डेफिशिएंट कंट्री था वो धीरे धीरे सेल्फ सफिशिएंट कंट्री में कन्वर्ट हो गया। एमएस आज ये टॉपिक क्यों न्यूज में है, क्योंकि एमएस स्वामीनाथन द रिनाउंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इज नो मोर। ठीक है, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है, he is the father of green revolution in India. He passed away in 1988. He was awarded Padma Vibhushan और इन्होंने हेड किया था डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को। ये जो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द फिलीपींस जो है, इसको भी हेड किया है एंड ही वाज अवार्डेड विद वर्ल्ड फूड प्राइज। आखिर इसका जरूरत क्यों पड़ा, ग्रीन रेवोल्यूशन का जरूरत क्यों पड़ा? ग्रीन रेवोल्यूशन का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि 1943 में बंगाल फेमाइन 1943 में बंगाल फेमाइन, ठीक है, हुआ, जिसमें 4 मिलियन लोग सीधे मर गए। 1947 और 67 के बीच में गवर्नमेंट ने एरिया को तो इंक्रीज किया, लेकिन यील्ड पर हेक्टर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं था। इट वाज वर्स्ट कंपेयर टू वर्ल्ड एवरेज। ठीक है, आज भी उतना बेहतर नहीं है, लेकिन स्टिल वी आर कंपेरेबल। फूड ग्रोथ डिड नॉट कीप अप। जो जो पॉपुलेशन था उसका ग्रोथ तो एक्सपोनेंशियल था, लेकिन फूड का जो ग्रोथ था वो अरिथमेटिक टर्म्स में था। तो हम लोग इतने बड़े पॉपुलेशन को खाना कैसे दे पाएंगे? तो इसके लिए भी ग्रीन रेवोल्यूशन जरूरत पड़ा। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन में अगर किसी ने मदद की और सीड को बेहतर करने का कोशिश किया, दैट वाज द इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। अब हम लोग देखते हैं क्या कंपोनेंट्स मेनली रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मेन कंपोनेंट था वो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स था, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड था, और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह का यूज, ठीक है, यानी कि मशीन का यूज, पंप्स का यूज, ये सारे चीजों का जो यूज होता है, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। डीजल पंप वगैरह का यूज करना, ठीक है, ट्रैक्टर का यूज करना, थ्रैशर का यूज करना मैकेनाइज्ड फॉर्म में। जैसे कि विदेशी धरती पे अगर हम लोग देखेंगे, वहां पे एक ही आदमी जो है सोइंग कटिंग सब करता है थ्रू मशीन। ठीक है, तो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? एक तो इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है यील्ड पर एरिया या हेक्टेयर बहुत ज्यादा होता है। प्लांट बहुत बड़ा नहीं होता, प्लांट बहुत छोटा सा होता है। ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है फर्टिलाइजर को। इरिगेशन बहुत जरूरी है इसके लिए, और इंटेंसिव फार्मिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। अच्छा, मैचुरेशन टाइम भी, जो प्लांट का जो मैचुरेशन टाइम है वो भी कम होता है। अच्छा, ये सारे डिजीज से रेसिस्टेंस भी प्रॉपर बनाता है, तो जिससे प्लांट बर्बाद नहीं होते। क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी, ठीक है, फूड जो होता है, मतलब सॉरी, क्रॉप जो होता है वो काफी बेहतर होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है हाई यील्डिंग वेराइटीज का। अब मेनली ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है? अगर हम लोग देखें ग्रीन रेवोल्यूशन को, तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि एग्रीकल्चर वाज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उस समय के लिए। ठीक है, आज भी ऐसा है, लेकिन उस टाइम भी ऐसा ही था कि लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो था वो एग्रीकल्चर ही था। और फार्मिंग एरिया का एक्सपेंशन 1947 से लेकर 1967 तक किया गया था। आज तक हम लोग क्या करते थे, मानसून पे रिलायबल थे, इरिगेशन पे ध्यान नहीं था, लेकिन हाई यील्डिंग वैरायटी जैसे ही आया, हम लोगों का डबल क्रॉपिंग पैटर्न, जो कि इस टेबल पे यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। विंटर में क्या लगाया जाता था,
किस मंथ में क्या लगाया जाता था, कब रीप किया जाता था, और फिर किस महीने में फिर क्या लगाते थे। विंटर में व्हीट लगता था, राई भी होता था, विंटर राई सिलेज। तो इस तरह का क्रॉप रोटेशन या डबल क्रॉपिंग सिस्टम, जहाँ पे एक ही साल में 2 क्रॉप को ग्रो किया जाता था, एक बार मानसून सीजन में, एक बार इरिगेशन के थ्रू। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला राइस व्हीट मेनली था। मेज मेज को भी काफी ज्यादा बेनिफिट मिला इस ग्रीन रेवोल्यूशन से, लेकिन मेनली राइस एंड व्हीट इज मेनली क्रॉप विच बेनिफिटेड फ्रॉम इट। अब देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या रहा। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का रहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने 3 टाइम्स प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। 2003-4 तक का अगर डेटा देखें तो 3 टाइम्स अपना फूड का प्रोडक्शन, रिकॉर्ड प्रोडक्शन व्हीट और राइस का हुआ। ठीक है, इतना ज्यादा कि कई बार ऐसा भी न्यूज आया कि वो सारा चीज रॉटिंग आउटसाइड द एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो स्टोर करती है फूड। ठीक है, उनके पास भी जगह नहीं बचा हुआ था कि उसको स्टोर किया जाए। तो हम लोग एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट हुए, हम लोगों का इम्पोर्ट कम हो गया, फूड सिक्योरिटी को एनहेंस किए, लेकिन अभी तक अचीव किए हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों को बैलेंस डाइट के लिए बहुत सारा और चीज चाहिए, व्हीट एंड राइस स्टेपल क्रॉप को छोड़ के और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। लेकिन हाँ, वी हैव अचीव्ड फूड सिक्योरिटी टू सम एक्सटेंट। फॉरेन एक्सचेंज बचा, अगर हम लोग बाहर से खाना अगर खरीदते तो फॉरेन एक्सचेंज जो है देना पड़ता, तो वो फॉरेन एक्सचेंज बचा। इंक्रीज इनकम फॉर फार्मर्स, फार्मर का इनकम बढ़ा, और जब फार्मर का इनकम बढ़ेगा तो सरप्लस इनकम से वो क्या करेंगे, ट्रैक्टर खरीदेंगे और अदर मशीनरी चीज खरीदेंगे। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज सच एज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह धीरे धीरे पनपना शुरू हुआ। अब इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ? एक सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जब इरिगेशन, हम लोग ग्राउंड वाटर को निकाल के जब हम लोग इरिगेट करते हैं तो पानी तो इवेपोरेट कर जाता है, लेकिन नीचे का जो सॉल्ट है वो मेनली सॉइल में जमा रह जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे यील्ड पर हेक्टेयर या फिर उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, ये जिसको कहते हैं सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें नॉन फूड ग्रेन्स लाइक कोर्स ग्रेन, लेंटिल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, हम लोगों को अभी भी पता होना चाहिए, हम लोग कनाडा से इंपोर्ट कर आते हैं दाल को। तो नॉन फूड ग्रेन्स को उतना ज्यादा जो है तवज्जो नहीं दिया गया, कमर्शियल क्रॉप को भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ। कॉटन, शुगर केन, अब जाके कॉटन में बीटी कॉटन वगैरह हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उस समय कमर्शियल क्रॉप्स को भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ। रीजनल डिस्पैरिटी हो गया, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, आंध्रा और तमिलनाडु को बेनिफिट हुआ, जो कि लगभग 40% ऑफ क्रॉप एरिया था। अच्छा, केमिकल का बहुत ज्यादा यूज हुआ, सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इस सब का यूज बहुत ज्यादा हुआ, जिसके वजह से वाटर फुटप्रिंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, क्योंकि आप पेस्टिसाइड डाल रहे हो, इंसेक्टिसाइड्स डाल रहे हो, तो वाटर इरिगेशन के लिए जो यूज हो रहा था वो सैलिनाइज कर रहा था सॉइल को, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया। ये सारे फर्टिलाइजर के ऐड करने से क्या हुआ, पीएच लेवल बढ़ता गया, और पीएच लेवल बढ़ने लगा, जिसकी वजह से जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म होता है सॉइल पे, जैसे अर्थवर्म वगैरह, ठीक है, वो धीरे धीरे उनको हार्म किया गया, तो जिससे और भी सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हुई। अच्छा, मैकेनाइज जब एग्रीकल्चर का होने लगा तो एग्रीकल्चर लेबरर्स का कम यूज होने लगा। जैसे खेती के लिए हम लोग पहले यूज करते थे वो 2 बुल्लक कार्ट को यूज करके और पीछे लगा के और उसको खेती के लिए यूज करते थे, लेकिन अब वो सारा चीज खत्म हो गया था। ट्रैक्टर ट्रैक्टर इज यूज फॉर प्लाउइंग। हेल्थ हजार, अब इसका हेल्थ हजार, अब इतना सारा केमिकल अगर हम यूज करेंगे तो ऑब्वियस है कैंसर, रीनल फेलियर, स्टील बॉर्न बेबीज और बर्थ डिफेक्ट, ये सारा चीज तो होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग पेस्टिसाइड और केमिकल का यूज कर रहे थे। तो ये सब कुछ डार्क रियलिटीज थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। अब ग्रीन रेवोल्यूशन नीड ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन, अब एक नया कॉन्सेप्ट आया ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन, मतलब दुनिया गोल है। पहले हम लोग यूज करते थे काउ डंक वगैरह को, कंपोस्ट को, धीरे धीरे हम लोग केमिकल पे आ गए, और फिर केमिकल से हम लोग ऑर्गेनिक की बात करने लगे, क्योंकि हम लोगों को समझ में आ गया था अगर बहुत दिन अगर ऐसा चला तो ना हम लोग सस्टेन कर पाएंगे, ना
नेचर सस्टेन कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो केमिकल रेसिड्यू जो खाने में रहता है वो आपके हेल्थ को भी खराब करता है। जो भी आजकल हम लोग बाजार से लेते हैं उसमें इतना केमिकल रेसिड्यूज होते हैं कि वो धीरे 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 हम लोगों को हार्म करते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से अब आया कॉन्सेप्ट निकल के ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन का। क्यों ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन? ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन में ये था कि हम लोग नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर ना ऐड करके लेग्यूम प्लांट वी नो दैट दे आर नाइट्रोजन फिक्सेशन नॉड्यूल्स होता है उनके रूट्स में, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके, ठीक है, नाइट्रोजन एमोनिफिकेशन करके या नाइट्रिफिकेशन करके वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में, और फिर ये डीनाइट्रीफाई होते हुए फिर ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। यानी एक साइक्लिकल प्रोसेस है जो लेग्यूम प्लांट कैरी करता है। तो इसलिए अगर सपोज करते हैं कि हम लोग वीट लगाए, वीट लगाने के बाद हम लोग किसी तरह का लेग्यूम प्लांट्स लगाएं, जिससे क्या होता है नेचुरल नाइट्रोजन फिक्स करेगा, तो नेचुरली हम लोग रिस्टोर कर सकेंगे फर्टिलिटी। और जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो कंपोस्ट या काउ डंग को यूज कर सकते हैं। एज वी नो कि हम लोग हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है इन द वर्ल्ड, तो हम लोगों के कैटल कितने सारे होंगे, हम लोगों के पास उसका काउ डंग जो है कैन बी यूज एज ए फर्टिलाइजर इन ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन। उससे क्या होगा कि जो केमिकल रेसिड्यू है खाने में वो घटेगा और बीमारियां कम होगी। ऑर्गेनिक सॉइल सिक्वेस्टर, अब क्या है कि कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है अपने एटमॉस्फेयर में, प्लांट उसको नेचुरली लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है और उससे अपना खाना बनाता है, एज वी नो दैट। तो ये ऑर्गेनिक सॉइल सिक्वेस्टर जो होगा वो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, और इससे क्या होगा कि हम लोग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को कम कर सकेंगे और ग्लोबल वार्मिंग को नेचुरली कम कर सकेंगे। अभी जो इतना बड़ा बड़ा हम लोग ये कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये एक्चुअली में कंट्रोल हो सकता है नेचुरली बाय ओनली प्लांटिंग ट्री एंड गोइंग ग्रीन। ठीक है, ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन में ट्रांसलेट इनटू एवरग्रीन रिवोल्यूशन। लाइफ इज ऑल अबाउट अ साइकिल। ठीक है, आप अगर इस साइकिल को ब्रेक करते हो तो कहीं ना कहीं फिर से उसको ठीक करने का कोशिश करना होगा। अगर हम लोग ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन ठीक से कर पाए, ठीक है, ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन के लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि एवर ग्रीन रिवोल्यूशन, यानी हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को वेस्ट ना करें, ठीक है, या कुछ ऐसा ना करें जो कि हम लोगों का सॉइल को बर्बाद करता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो सबसे धीरे धीरे बनता है, अगर हम लोग सॉइल के इवोल्यूशन को देखें तो टॉप सॉइल, इट इज अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हैज कॉस्टेड डियरली टू इन्वायरमेंट। ये एक सच्चाई है कि हम लोग इतना केमिकल फर्टिलाइजर और पानी दिए कि हम लोग जो है इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किए ग्रीन रेवोल्यूशन में, इंटेंसिव फार्मिंग के लिए। अब एम एस स्वामीनाथन जो थे, ठीक है, इन्होंने कहा था कि हम लोगों को एवरग्रीन रेवोल्यूशन की ओर बढ़ना चाहिए। उसके लिए क्या है कि जो भी प्रोडक्टिविटी हम लोग करें, यानी जो भी प्रोडक्टिविटी हम लोग इंक्रीज करें वो इन्वायरमेंटली सेफ होना चाहिए। यानी एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, सॉइल, या फिर केमिकल रेसिड्यू प्लांट में जो कि हम लोगों को वाइबल हेल्थ, मतलब हम लोगों का हेल्थ खराब करे। और इकोनॉमिकली वाइबल होना चाहिए, यानी कि फायदा भी होना चाहिए, इन्वायरमेंटली सेफ भी होना चाहिए और सोशली सस्टेनेबल भी होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिसएमिनेशन। हम लोगों को नेचर से प्यार करना चाहिए, न कि नेचर को सप्रेस करना चाहिए और एक्सप्लॉइट करना चाहिए, बिकॉज वी आर इनहेबिटेंट ऑफ दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। हम लोगों को इसको बेहतर बनाना ही होगा। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।